कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप उस विज्ञापन को देख रहे होंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय की तरफ से जारी किए गए इस विज्ञापन के बारे में। इस विज्ञापन में आवेदन करने की जो शुरुआती तिथि है वो 21/3/2024 बताई गई है। मतलब 21 तारीख से आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और अंतिम तिथि बताई गई है 10/4/2024। इस विज्ञापन में जिन भर्तियों पर बात की जा रही है वो दरअसल हैं आकस्मिकता स्थापना से। आकस्मिकता निधि के अंतर्गत इन न्यायालयों में भर्तियां की जाती हैं। तो प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जिनमें फर्राश है, माली, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर, इन कैटेगरी में भर्तियां होनी हैं और उसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो इस विज्ञापन के साथ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पोस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, समझते हैं पदों की संख्या को। तो सबसे पहले आरक्षित पद और अनारक्षित पद की दो श्रेणियां हैं अलग अलग। 7 और 3 10 जो है मुक्त और महिला के हिसाब से अनारक्षित में है, और आरक्षित का मतलब SC, ST और OBC, ये तीन जो कैटेगरी हैं, ये ST का है, ये SC का है या ये OBC का है। इन तीन कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के 15 पद बनते हैं। कैटेगरी मैंने आपको पहले ही बताई है। रिक्त पद के नाम फर्राश, माली, वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर है। तो इस तरह से 15 पदों पर रिक्तियां आई हैं और इन पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं। कुछ टिप लिखे गए हैं कि ये जो विज्ञापन है वो कोर्ट की एक पिटीशन के बेसिस पर है, तो उसके अंदर जो भी डिसीजन आएंगे उसके हिसाब से उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब पदों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी दोनों हो सकती है। और जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें अगर महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं होता है तो पद रिक्त रह जाता है। तो ऐसे में ये पद अग्रणित नहीं किए जाएंगे, अपितु उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के द्वारा भरे जाएंगे। उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति या OBC की लिस्ट में आते हैं वो विज्ञापित पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार के रूप में विचारित किए जाएंगे। मतलब जब तक आप छत्तीसगढ़ की लिस्ट में नहीं हैं तब तक आपकी एलिजिबिलिटी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें नहीं बनेगी। ये बात उन्होंने लिखी है। अब आगे समझते हैं कि पात्रता क्या है इसके लिए। ये जो पद हैं उनमें वेतन मिलना है 10,620 रुपये एक मुश्त। ये एक संविदा वेतन की तरह है। आपको 10,620 रुपये प्रति माह मिलेगा और इसके लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको स्थानीय बोली यानी कि छत्तीसगढ़ी आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सेवा कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए और आवेदित पद से संबंधित यदि कोई विशेष योग्यता आप रखते हैं, जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, फर्राश, माली, प्लम्बर, इस तरह के किसी काम का आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपने पहले किसी शासकीय संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम या प्राइवेट कंपनी में काम किया है, तो 1 साल का अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उस अनुभव प्रमाण पत्र को प्रॉपरली अटेस्टेड करा करके अपने कंसर्निंग ऑफिसर से अगर आप अटैच करते हैं तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। ये बात इसमें लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। आवेदित पत्र में यदि उचित रूप से पाए जाने मात्र से आवेदक साक्षात्कार के लिए आहूत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। मतलब यह है कि अगर आपने एप्लीकेशन भेजा और आपकी सारी एलिजिबिलिटी इसके हिसाब से बन रही है तो इसका मतलब आपको साक्षात्कार के लिए बुला दिया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। रिक्त पद और उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखी जाएगी, फिर उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद एक प्रधान न्यायाधीश की तरफ से साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण हेतु एक नियम प्रक्रिया बनाई जाएगी और उसके बाद ही आपका जो भी लिस्ट बनेगा उसमें साक्षात्कार के लिए बुलावा भेजा जाएगा। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो लिखित परीक्षा का भी एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखें। आयु सीमा की जहां तक बात करें तो 1 जनवरी 2024 को 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परंतु अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, डोमिसाइल हैं,
तो फिर आपके लिए हायर लिमिट जो है 40 ईयर्स की होगी, उच्चतम सीमा जो होगी वो 40 साल की होगी। अब इसमें एक बात ध्यान रखें कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, इनके लिए जो शासन की तरफ से छूट दी गई है सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के हिसाब से, वो छूट इसमें लागू होंगे। इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखना होगा कि सारे छूट के बाद आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आप 45 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट्स के एप्लीकेशंस के लिए। तो दूसरे राज्य के जो आवेदक हैं उनके लिए जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है, यानी कि 30 ईयर्स से ज़्यादा का अगर आपके पास एज है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये आयु सीमा का प्रमाणन जो होगा वो 5वीं अथवा 10वीं के जो मार्कशीट हैं उसमें जो आपके डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है उसे हम मानेंगे। ये बात इसमें आयु सीमा के संबंध में कही गई है। आगे चलते ये समझते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको एक विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप है, मैं नीचे आपको दिखा दूंगा वो प्रारूप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कहा आपसे कि वो लिंक दे दूंगा जिसमें आपको ये सारा डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, जिसमें एडमिट कार्ड का फॉर्मेट और एप्लीकेशन का फॉर्मेट दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसको आप टाइप करा लें या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, सीधे डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें। तो इस तरह से प्रारूप आपके पास आ जाएगा। फिर उसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच करिए, स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अटैच कर दें, सारे शैक्षणिक योग्यताओं के और जन्म के, आयु के। इसके लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप अटैच करिए। सारा कुछ एक साथ एग्जाई बना लेने के बाद, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दें। सब कुछ कर लेने के बाद एक लिफाफे में भरें उसको, और लिफाफे के ऊपर ये लिखें आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन, और पद में जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखें। ये भी ध्यान रखें कि अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा आवेदन पत्र आपको जमा करने होंगे। एक ही लिफाफे में एक से ज़्यादा आवेदन करने की स्थिति में आपके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो तरीका हो गया, आपने सारा कुछ जमा कर लिया, एक लिफाफे में भर दिया, लिफाफे के ऊपर आपने नाम लिख दिया, पद का नाम लिख दिया। अब जमा कैसे करेंगे? तो जमा करने का भी एक तरीका बताया इन्होंने। उपरोक्त आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स पर ही डालना है। आप अपना आवेदन किसी भी तरीके से भेजेंगे नहीं, आपको आ करके ड्रॉप बॉक्स में उस आवेदन पत्र को, लिफाफा जो है वो जमा कर देना है। कोरियर से या स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से अगर आप भेजते हैं तो उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, वो जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 10/4/2024 संध्या 5 बजे तक। ये हो गई बात आवेदन पत्र जमा करने की। अब चयन की प्रक्रिया के बारे में ये कहते हैं कि इसके लिए आवेदन पत्रों की छटाई होगी। छटाई के बाद उपयुक्तता, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार, ये 2-3 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। इनके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर कौशल परीक्षा होती है तो वो कौशल परीक्षा साक्षात्कार के पूर्व या पश्चात पहले तो दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा, फिर आपको कौशल परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की सूचना मिलेगी। अब ये सूचना कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए ये एक वेबसाइट की ID दी गई है, raipur.dcode.gov.in। इस ID में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें जैसे परीक्षा के लिए सूचना पत्र, प्रवेश पत्र, बुलावा पत्र, जो भी कुछ होगा वो यहाँ अपलोड किया जाएगा। अलग से आपको डाक के माध्यम से या और किसी तरीके से पत्राचार नहीं किया जाएगा, इस बात को आप नोट कर लें। तो आप इस वेबसाइट के टच में रहें। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं कि उपयुक्तता, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के बाद जो अंक मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को चयन सूची में एवं प्रतीक्षा सूची उसके आधार पर तैयार की जाएगी। अगर समान अंक हैं तो जन्म तिथि को आधार माना जाएगा और जो वरिष्ठ होगा उसे चयनित किया जाएगा। जन्म तिथि भी समान है तो जिसका आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुआ होगा उसे चयन किया जाएगा। ये कुल मिलाकर के क्रोनोलॉजी होगी आपके सिलेक्शन की, अगर सेम मार्क्स हो जाते हैं तो। फिर प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 साल तक प्रभावशील रहेगी। अगर कोई कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो फिर वेटिंग लिस्ट से ही पूर्ति की जाएगी।
जो लोग चयनित हो जाएंगे उनको जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, और जाति प्रमाण पत्र अगर आपको सबमिट करना है तो जो शासन का प्रारूप है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया पॉइंट 1 को कि अलग अलग आपको आवेदन भेजना है अलग अलग पदों के लिए। और एक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का उल्लेख किया गया 1269 23/8/2014। उसमें कहा गया है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। विज्ञापन जो है उसमें जो प्रारूप निर्धारित प्रारूप छपा हुआ है उसी पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आप अपने तरीके से कोई दूसरे फॉर्मेट में भेजेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सारे जो शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता के जो दस्तावेज हैं उसको आपको स्वयं प्रमाणित करना पड़ेगा, और अगर किसी तरह का कोई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाई जाती है तो तुरंत आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी और सेवा से आपको पृथक किया जा सकेगा। ये कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं। आवेदन पत्र के साथ जब प्रवेश पत्र का कॉपी है उसे स्वयं हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो चस्पा करें। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोनों फॉर्मेट को। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है, उस एडमिट कार्ड के फॉर्मेट में आपको एक फ़ोटो लगानी है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। समय और स्थान पर पहचान पत्र, ये जो पहचान पत्र के 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं उनके मूल प्रति के साथ आयोजित परीक्षा के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा। इसके लिए कोई टीए आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड दोनों के प्रारूप दिखा देता हूँ। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसमें प्रति प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर लिखा हुआ है और आगे इस तरफ से स्वप्रमाणित वर्तमान पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिखा गया। इस तरह से आप उसमें अपना साइन कर लेंगे और फिर आप अपना नाम, आवेदित पद का नाम लिखेंगे, अपना नाम हिंदी में, फिर आप लिंग लिखेंगे, फिर पिता पति का नाम लिखेंगे, वर्तमान पता हिंदी और में और स्थायी पता, जन्मतिथि लिखेंगे आप और फिर आयु लिखेंगे 1/1/2024 की स्थिति में। अगर आप सीजी के निवासी हैं तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे आप। और बाकी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, सारी चीज़ें एंट्री कर लेने के बाद अंत में आपको घोषणा लिखते हुए यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें लिखनी है। तो ये हो गया आपका प्रवेश का आवेदन पत्र का प्रारूप। अब प्रवेश पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से है। यहाँ भी आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड। आपका पंजीयन क्रमांक और अनुक्रमांक मिलेगा आपको अपना आवेदित पद का नाम लिखना है, अपना नाम, पिता पति का नाम, वर्ग लिखना है, परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें लिख के अपना सिग्नेचर करके एक ओरिजिनल आईडी के साथ आपको उपस्थित होना है परीक्षा वाले दिन। तो ये कुल मिलाकर के सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है इस विज्ञापन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी शंकाओं का समाधान कर पाऊँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहें तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि जानकारियाँ सभी तक समान रूप से और समान समय में पहुँचती रहे। हम फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।